हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स। हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें से 2 चैप्टर आपको अच्छी तरह से बता दिए थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा जो चैप्टर नंबर 3 होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तीसरा चैप्टर। देखिए, तीसरा चैप्टर है भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी। भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी, जिसको इंग्लिश में नहीं क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइवेटी, क्या है, पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। ये पहले बताइए मेरा आवाज़ पहुंच रहा है कि नहीं। अगर मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट है ना? आवाज़ तो क्लियर है? चलिए, मेरे तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। आपके तरफ से क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए, तीसरा चैप्टर होगा जो क्या है, भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, जब श्रमिक प्रचलित दरों से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उसे काम न मिले तो स्थिति कहलाती है। क्या चीज? तो वो स्थिति कहलाती है बेरोजगारी। क्या कहलाती है? बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं जिसको बेरोजगारी। क्योंकि देखिए, बेरोजगारी क्या होता है ना, जब आपका कोई भी काम धंधा न मिले या किसी भी वक्त अगर मिले तो उसका पेमेंट भी कम हो, वहीं बेरोजगारी नहीं कहा जाता, मजबूरी में नहीं काम करना। ठीक है, वहीं क्या कहलाता है, बेरोजगारी। फिर से सुनिएगा कि जब श्रमिक प्रचलित दरों से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उसे काम न मिले तो इस स्थिति को क्या कहलाते हैं, तो वहीं बेरोजगारी कहलाता है। चलिए, अगला पॉइंट है कि विकसित देशों में लॉर्ड केन्स के अनुसार बेरोजगारी का प्रधान कारण है। क्या है? तो प्रभावी मांग में कमी। प्रभावी मांग में कमी। अगला पॉइंट है कि भारतीय श्रम ब्यूरो, जिसको IBL कहते हैं, क्या कहते हैं, IBL के अनुसार देश में बेरोजगार हैं कुल श्रम शक्ति का 9.4 ये प्रतिशत है। क्या चीज में? तो ये भारतीय श्रम बेरोजगारी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र के श्रम बल में बेरोजगार हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में तो 10.1% है। 10.1% बेरोजगारी है। अगला, शहरी क्षेत्र के श्रम शक्ति में बेरोजगार हैं कितने प्रतिशत? तो 7.3%। कितने प्रतिशत? तो 7.3% बेरोजगारी है। कहाँ पर? तो शहरी क्षेत्र में। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय श्रम ब्यूरो के अनुसार प्रति 100 जनसंख्या में बेरोजगार है कितना? तो 3.4%। 3.4% क्या है, बेरोजगार है। कितने में? तो 100 में। 100 जनसंख्या में 3.4% बेरोजगार हैं। कहाँ पर? तो भारत में। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट समझने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा। बेरोजगारी के प्रकार। क्या है? बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी का प्रकार कौन कौन है? तो देखिए, पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, देखिए पॉइंट क्या कहता है, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप संकुचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो कुछ उद्योग,
उद्योग धंधे हैं जो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। वहीं कह रहा है सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप संकुचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो कुछ उद्योग हो जाते हैं, उद्योग धंधा है वो क्या हो जाते हैं, कुछ ये आर्थिक विकास की तकनीकी के अनुसार संकुचित हो जाते हैं। अगला देखिए, उपयुक्त परिवर्तन से उत्पन्न होती है। उपयुक्त परिवर्तन से क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि भारत सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीक विकास के दौरे से गुजर रहा है। भारत में क्या है, बहुत तरह का ये सामाजिक परिस्थिति ये प्रभाव डालता है। दूसरा आर्थिक, आर्थिक का मतलब ये भारत के निवासी के पास उतना धन दौलत भी नहीं है, उतना रोजगार भी नहीं है, इसलिए आर्थिक विकास नहीं कर पाता है। अगला है कि तकनीकी विकास के दौरे से गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है भाई, तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए गुजरना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि ऐसे में उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ तो परिवर्तन हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा काफ़ी बिल्कुल बदल गया है, ये काफ़ी बिल्कुल हम लोग के पास बहुत कुछ आ गया है, इसलिए उद्योग धंधा भी हम लोग को तेज़ी से बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है। अगला पॉइंट है कि अतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप मूल रूप से संरचनात्मक है। कैसा है, तो संरचनात्मक है, क्योंकि ये बदलते रहता है, ये भारत की स्थिति। अगला पॉइंट 2 नंबर है कि अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य में क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं दे पाते हैं। क्या, आपको दिखाई नहीं दे पाते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें बाहर से काम में लगे हुए प्रतीत होते हैं। क्या चीज़, श्रमिक। ये बिल्कुल, ये बाहर से लोग दिखाई देते हैं कि ये बिल्कुल प्रतीत नहीं होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि श्रमिक लोग काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, परंतु वास्तव में उस कार्य में आवश्यकता नहीं रहती है, तब भी आपको श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको दिखाई नहीं देते हैं। ये कौन, तो ये मुद्दा। अगला पॉइंट है, देखिए 3 नंबर, जो शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी किसको कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी जो पढ़े लिखे हैं उनके पास रोजगार नहीं है, वही क्या कहलाते हैं, तो शिक्षित बेरोजगारी कहलाते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है और लेकिन ज्ञान है, जो शिक्षित है, उसके साथ ये सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए शिक्षित बेरोजगारी ये कहलाता है। चलिए, इसका पॉइंट क्या कहता है कि इस प्रकार की बेरोजगारी में शिक्षित करने के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो क्या, तो श्रमिकों को। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो देखिए ये कह रहा है कि इस प्रकार के बेरोजगारी में शिक्षित करने से जो साधन, शिक्षित करने के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जो श्रमिकों को। जितना काम करने वाले हैं, जिसको श्रमिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि परंतु श्रमिकों को योग्यतात्मक अनुसार, योग्यता अनुसार ओकरे को नहीं कहते हैं, ठीक है, परंतु श्रमिकों को योग्यता अनुसार नहीं मिलता है काम करने को, तो उसीलिए ये रोजगार बिल्कुल ये क्या होता है, आपके पास नहीं रह पाता है। जितना कोई पढ़ा है उसके पास उतना सही तरीका से नौकरी भी नहीं प्राप्त नहीं हो जाता है, वही कहलाता है बेरोजगारी। क्योंकि अब बताइए, जितना उसके पास पढ़ाई लिखाई से नहीं आगे है, लेकिन जानिए कि 5 रुपया का धंधा नहीं किया है, तो बताइए वो खुश रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला जो है चौथा, जिसको अल्प रोजगार कहते हैं, माने कुछ दिनों के लिए, अल्प नहीं मतलब थोड़े दिनों के लिए रोजगार। ये क्या कहता है पॉइंट, इस बेरोजगारी में श्रमिकों को नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, योग्यता अनुसार काम। कुछ भी
पढ़ लिख गए लेकिन योग्यता के अनुसार आपका नहीं मिल पाया जो रोजगार, उसी को नहीं क्या कहते हैं, ये अल्प रोजगार कहते हैं। अगला नहीं पॉइंट है कि इस प्रकार की स्थिति में श्रमिकों को मिलता है, क्या मिलता है, तो थोड़ा बहुत काम मिलता है। कैसे? बहुत थोड़ा काम, मतलब कभी काल मिलता है काम, वही कहलाता है अल्प रोजगार। अल्प का मतलब होता है कम, ये कभी काल आपको रोजगार मिलेगा, कभी काल नहीं मिलेगा, ये कभी काल चलेगा काम, कभी काल नहीं चलेगा, वही अल्प रोजगार कहलाता है। 5वां नंबर है खुली रोजगारी। क्या है? खुली रोजगारी। किसको कहते हैं? तो इसके अंतर्गत बिना काम के बैठे रहना पड़ता है। किसको? तो श्रमिकों को। ये चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं लोग, उसी को खुली बेरोजगारी कहते हैं। मतलब अपना मन के, तो देखिए ये बोला है कि इसके अंतर्गत बिना काम के बैठा रहना पड़ता है श्रमिकों को, यानी लेबर को। ये क्या करना पड़ता है? ये चुपचाप, ये बिना काम के वो बैठे रहते हैं, वही कहलाती है खुली बेरोजगारी। अगला नहीं है पॉइंट, श्रमिकों को कभी कभार मिल जाता है। ये बैठे हैं, कभी काल मिल जाता है काम, वही होता है थोड़ा सा काम, तो वो क्या कहलाता है? तो खुली बेरोजगारी कहलाने लगता है। अगला नहीं पॉइंट है, अगला नहीं पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 नंबर मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, अपने मौसम के अनुसार ये आपका रोजगार मिलेगा, मौसम जैसे बदल जाएगा आपका रोजगार नहीं मिल पाएगा, वही क्या कहलाता है? मौसम रोजगार कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, प्रति वर्ष किसी विशेष मौसम में आती है, वह कहलाती है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी आपका कहलाती है क्या चीज़? बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो मौसम पर डिपेंड होता है। बरसात आएगा तो आपका धंधा बंद हो जाएगा, अगर बरसात नहीं आएगा तो धंधा चलेगा। जैसे ये रोजगारी नहीं होता है, तो अपना मौसम पर डिपेंड करता है रोजगार, वो भी चलता है तो फिर नहीं चलता है। जैसे ठंडा में नहीं क्या होता है, तो उन्हीं का वस्त्र यानी कि उद्योग धंधा चलता है, लेकिन नहीं गर्मी में बंद हो जाता है। तो ऐसे रोजगार को क्या कहते हैं? तो मौसम रोजगार के नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगला नहीं 7 नंबर पॉइंट है। देखिए अगला है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको नहीं कहते हैं? तो देखिए, बाजार में मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। घर्षणात्मक का मतलब ये घिसा हुआ। ये घर्षण कब लगता है? जब एक वस्तु यहाँ पर रहेगा, एक वस्तु यहाँ पर रहेगा, दोनों आपस में रगड़ा नहीं जाएगा, वही घर्षण का काम करता है। तो वही कह रहा है कि बाजार में मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। दो के बीच काम करता है ये, ठीक है। अगला नहीं पॉइंट हम लोग समझेंगे गरीबी। गरीबी किसको कहते हैं? पुरवर्टी को नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, गरीबी। गरीबी के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित एवं निर्वाह स्तर पर जीने वाले समाज को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धन, जिसको इंग्लिश में पुअर कहते हैं, यानी गरीब कहते हैं। समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं है। देखिए ये पॉइंट क्या कहा कि न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित एवं निर्वाह स्तर पर जीने वाले समाज को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं गरीब, यानी निर्धन कहते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। अगला नहीं पॉइंट है कि संपूर्ण विश्व में निर्धनों की कुल संख्या विश्व बैंक ये 1.3 अरब रखा है। कितना? संपूर्ण विश्व में निर्धनों की कुल संख्या कितना अनुमान लगाया है? तो 1.3 अरब लगाया है। कहाँ का? तो भारत का। अगला नहीं पॉइंट है, भारत का नहीं, विश्व में। क्या बोला है? विश्व में रखा है, ठीक है, विश्व बैंक। अगला पॉइंट है कि विश्व बैंक के अनुसार संपूर्ण विश्व की कुल निर्धनता जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग भारत में है। कितना? तो भारत में 36% है। सबसे अधिक निर्धन ये भारत में है। कितने प्रतिशत?
तो 36%, यानी 100 में 36% जो है, 100% में 36% है जो गरीबी है, यानी निर्धन लोग हैं, निवास करते हैं। अगला कह रहा है पॉइंट कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप के लिए अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है? तो सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों को, सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों को अपनाया जाता है। अगला पॉइंट है 1 नंबर, सापेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी किसको कहते हैं समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को स्पष्ट नहीं करती है, वही सापेक्ष गरीबी कहलाती है। ये क्या कह रहा है पॉइंट कि विभिन्न माने भिन्न भिन्न आय वर्गों माने अलग अलग कमाने वाले, कुछ कुछ कमाने वाले लोग के बीच विषमता को स्पष्ट नहीं करती है, वही कहलाती है सापेक्ष गरीबी कहलाती है। अगला पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। सापेक्ष गरीबी की माप के लिए 2 विधियां हैं। पहला विधि है लॉरेंस वक्र, दूसरा है गिनी गुणांक। क्या है? पहला लॉरेंस वक्र है, दूसरा गिनी गुणांक है। ये ध्यान रखिएगा, पहला हम लोग जानते हैं लॉरेंज वक्र को, लॉरेंज वक्र को यानी आलेख को हम लोग जानेंगे। पहला आलेख को देखेंगे तो देखिए, एक तरफ कुल आय का संचयी है, ठीक है, क्या है? ये कुल आय का संचयी प्रतिशत में है इस साइड में, जबकि ये बीचों बीच नहीं है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, यही आलेख है, यही ग्राफ है, ठीक है, ये वक्र ये बन रहा है, यही वक्र क्या कहलाती है? ये समानता रेखा है। समता रेखा का मतलब ये होता है ये बीचों बीच जाएगा तो ये समान जाएगा, लेकिन ये वक्र नहीं जाएगा तो यही आलेख कहलाएगा वक्र, जो लॉरेंज वक्र कहलाता है। ये 100 है यहाँ पर, ये 0 है, ये ए की ओर है, ये बी की ओर, ये सी की ओर है, ठीक है, ये 100 है, 100 मान लिया जाए, ठीक है। आय प्राप्तकर्ताओं का ये संचयी प्रतिशत है कि कितना लोग प्राप्त किए, कितने लोग नहीं प्राप्त किए। अब जैसे इधर से धीरे 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 वक्र नहीं जा रहा है और इधर नहीं बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो वही नहीं क्या कहलाएगा कि आय प्राप्तकर्ताओं की संचयी प्रतिशत कहलाएगा। किसके अनुसार? तो ये है लॉरेंज वक्र के अनुसार ये दर्शाता है। जबकि दूसरा नहीं यहाँ पर है, देखिए अगला पॉइंट है लॉरेंज वक्र खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों का संचयी प्रतिशत एवं वाई अक्ष पर कुल आय का संचयी प्रतिशत दर्शाया जाता है। लॉरेंज वक्र 0 से आरंभ होकर 100 पर समाप्त नहीं होता है। जब समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो, यानी x% के पास x% ही आय हो, तो उन्हें दर्शाने वाली रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ऊपर दिए गए आरेख में OB इसी प्रकार की रेखा है जिसे संपूर्ण या निरपेक्ष निसमता रेखा कहते हैं। मापे जाने वाले चर का मूल्य यदि ऋणात्मक न हो तो। ये क्या पॉइंट बोला है कि देखिए लॉरेंज वक्र खींचने के लिए एक एक्स अक्ष होना चाहिए और एक दूसरा वाई अक्ष होना चाहिए। ये 2 अक्ष, पहला एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर ये परिवारों का संचित प्रतिशत, जबकि वाई अक्ष पर ये आय का संचयी प्रतिशत होना चाहिए, जो लॉरेंज वक्र कहलाता है। ठीक है, 0 से आरंभ होकर 100 समाप्त नहीं होता है, 100 पर समाप्त हो जाएगा। जब समाज के लोगों की आय का समान रूप से वितरित हो, यानी x% के पास x% ही या तो उन्हें दर्शाने वाली रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऊपर दिए गए आरेख में OB कहाँ है तो देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये O और B है, ये दर्शाई है ना, ये वक्र यही कहलाती है। ये क्या
तो लॉरेंज बकरनी कहलाती है। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला पॉइंट है, फिर इन्हें क्या बोला कि इसी प्रकार की रेखा जिसे पूर्ण या निरपेक्ष समता यानी रेखा कहते हैं, मापे जाने वाले चर का मूल्य यदि ऋणात्मक न हो तो। अगर ऋणात्मक नहीं रहेगा तो ये काम करेगा, ऋणात्मक हो जाएगा तो बिल्कुल ये काम नहीं कर पाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला नहीं पॉइंट को समझने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा। लॉरेंज वक्र ऊपर नहीं उठता है, उठेगा ऊपर की ओर लॉरेंज वक्र नहीं उठता है। अगर उठेगा तो पूर्ण निसमता रेखा के, पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठ सकता, यानी नीचे ही उठ सकता। पूर्ण निसमता रेखा नहीं किसको नहीं कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जैसे में खींच दिए, एक यहाँ पर नहीं बीचों बीच नहीं खींच दिए, तो रेखा से ऐसे ही होगा, लेकिन इस साइड नहीं उठ पाएगा, इधर जैसे में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला नहीं पॉइंट को समझने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा। देखिए लॉरेंज वक्र या लॉरेंज वक्र नीचे नहीं जाएगा, क्या चीज़ के, तो पूर्ण असमानता के रेखा के, क्या है, समानता है, ठीक है, असमानता रेखा के नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगला नहीं पॉइंट कह रहा है कि लॉरेंज वक्र बढ़ता हुआ ये प्रतीत नहीं होता है, कैसा, तो ये उत्तल फलन की तरह ये आपको प्रतीत होता है, दिखाई देता है, क्योंकि ये वक्र न बनता है तो वैसे ही उत्तल ये फलन कहलाता है, ठीक है। अगला नहीं पॉइंट है, लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता रेखा के निकट होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। जितना ये निकट होगा उतना ही आपका ये विषमता उतना ही कम होगी, जितना अगर वक्र नहीं बनाएगा नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंस ने विकसित नहीं किया। कब नहीं किया था, तो 1905 ईस्वी में। ये कई बार आ चुका है कि लॉरेंज वक्र है, कब निर्माण नहीं किया गया था, ये 1905 ईस्वी में। मैक्स ने ओ लॉरेंस के ने विकसित नहीं किया था, किसको, तो लॉरेंज वक्र को, इसी के नाम से जाना जाता है लॉरेंज वक्र। अब दूसरा नहीं पॉइंट है, दूसरा नहीं पॉइंट नहीं समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए गिनी गुणांक, ये जिसको जी के से सूचित किया जाता है, गिनी गुणांक को किससे सूचित किया जाता है, तो जी से सूचित किया जाता है। पहला नहीं पॉइंट है कि आय के वितरण की विषमता के मापने हेतु सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्या बोला है कि आय के वितरण की विषमता के माप हेतु सर्वाधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। किसकी, तो गुणी, क्या है, गुणी नहीं गिनी गुणांकी, गिनी गुणांकी है। अगला है पॉइंट कि गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में विकसित नहीं किया। कौन किया था, तो लॉरेडो का है, कॉलरेडो गिनी, जिसको इटली के ये वैज्ञानिक थे। कहाँ के, तो इटली के वैज्ञानिक थे। क्या चीज़, तो गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में विकसित नहीं किया। कौन, तो कॉलरेडो गिनी जी कहाँ के निवासी थे, तो ये इटली के थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होगा। कितना अनुपात नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया है, गिनी गुणांक है, जो गिनी गुणांक नहीं होता है, छायांकित नहीं क्षेत्रफल, जिसको छायांकित मतलब आलेख नहीं किया जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा, पूर्ण समानता रेखा जिसको ओबी के नीचे का कुल क्षेत्रफल जिसको ओसीबी कहते हैं। अब क्या कह रहा है, यदि जी बराबर अगर 0 रहेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की आय समान होगा। जी बराबर अगर 0 आ गया, क्या बोला कि जी बराबर अगर 0 आ गया तो देखिए तो प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या होगा, समान होगा, यानी बिल्कुल टोटल लोग उतना ही पैसा कमाते हैं, ठीक है। जबकि जी बराबर 1 आ जाएगा
तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय होती है, एक ही व्यक्ति की पूरी आय उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, जी बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। जो गिनी गुणांक है उसका मान अगर 1 हो जाएगा तो वो कह रहा है कि अधिकतम मान 1 के बराबर ही होता है। अगला पॉइंट है कि गिनी गुणांक में 100 से गुना कर दे तो गिनी गुणांक जो गिनी सूचकांक नहीं प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है, गिनी गुणांक में अगर 100 से गुना कर दे तो गिनी सूचकांक नहीं प्राप्त हो जाएगा। सूचकांक जो आपका आलेख में आया है वही निर्माण हो जाएगा फिर से वापस। ठीक है, अगला नहीं देखिए, इस प्रकार लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक संबंधित है। क्या चीज से, तो आय की विषमता से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि इस प्रकार के लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक संबंधित नहीं होता है, किससे, तो आय की विषमता से। आय की विषमता से ये क्या होती है, ये गुणांक संबंधित रखती है। अगला पॉइंट है कि गिनी गुणांक 0 से जितना अधिक होगा उतनी ही ये अधिक विषमता होगी। 0 से जितना ही अधिक होगा उतना ही गिनी गुणांक अधिक होता है, यानी विषमता अधिक होती है, गिनी गुणांक नहीं। ये विषमता ये आय या संपत्ति में, आय या संपत्ति में। अगला पॉइंट है, अतः आय संपत्ति के वितरण की असमानता का सांख्यिकी माप है। किसकी, तो गिनी गुणांक की। किसकी, तो गिनी गुणांक की। अगला पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय अथवा कुछ नेरेट्स यानी विषमता वक्र से नहीं मापी जा सकती है। क्या चीज़ को, तो आय की विषमता नहीं मापी जाती है, आय की विषमता नहीं मापी जाती है। अगला पॉइंट है, देखिए अमर्त्य सेन की अवधारणा। अमर्त्य सेन की अवधारणा, अमर्त्य सेन क्या क्या बोले थे, क्या क्या नियम लागू किए थे, उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार, ये क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित निप्रो अमर्त्य सेन ने विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा प्रस्तुत नहीं की। यही प्रस्तुत नहीं की थी कौन, तो विषमता समायोजित को अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन यानी कई बार आ चुका है कि विषमता समायोजित हो जो है वो कौन विकसित नहीं किए थे, तो वो कौन किए थे, तो अमर्त्य सेन किए थे। अगला है कि अमर्त्य सेन ने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास नहीं किया। किसको, तो वही किया था कौन, तो अमर्त्य सेन ने। अगला पॉइंट है, अमर्त्य सेन के अनुसार क्या सिखलाए, तो देखिए, कल्याण जिसको W कहते हैं, कल्याण जिसको W बराबर होता है प्रति व्यक्ति आय, जिसको माइक्रो से सूचित किया जाता है। ठीक है, कोष्ठ में 1 माइनस विषमता की आय जो G होता है। वही कह रहा है कि यदि प्रति व्यक्ति आय माइक्रो में वृद्धि हो तथा विषमता की आय में कमी हो तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। क्या होती है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। समझ गए होंगे ये भी। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत न्यूनतम स्तर को ज्ञात नहीं किया जाता है। क्या चीज़, तो उपभोग व्यय के, उपभोग व्यय को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, कुछ नहीं अच्छे तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, यही पॉइंट आते रहता है एग्जाम में। कह रहा है कि निर्धनता, निर्धनता नहीं कह रहा है, किसको नहीं कहते हैं, जिसके पास धन न हो वो क्या कहलाता है, तो निर्धन नहीं कहलाता है। ये भी बात समझ गए होंगे। निर्धनता की मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का उपयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिदेशक R. वायर्ड द्वारा 1945 ईस्वी में किया गया। यही
निरपेक्ष प्रतिमान उद्योग सर्वप्रथम कब निर्माण किया गया था? तो 1945 ईस्वी में। कब? तो 1945 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखने वाले हैं हम लोग। निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग एवं व्यय के स्तर को कहा जाता है निर्धनता। क्या है? निर्धनता रेखा। क्या कहलाता है? कि निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय के स्तर को कहा जाता है निर्धनता रेखा कहलाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट क्या कहता है? निर्धनता रेखा का निर्धारण। निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे कैसे किया जाता है? पहला पॉइंट है कि दांडेकर रथ फॉर्मूला। दांडेकर रथ फॉर्मूला पहला है। देखिए दांडेकर क्या है? दांडेकर रथ नि फॉर्मूला प्रस्तुत नहीं हुआ। कब? तो 1971 ईस्वी में। दांडेकर ये जो है क्या फॉर्मूला प्रस्तुत नहीं कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में प्रस्तुत नहीं हुआ था। अगला पॉइंट है कि इस फॉर्मूले से निर्धनता रेखा का पहली बार निर्धारण हुआ। ये वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिकों ने ये किया था। किससे? तो दांडेकर को। अगला पॉइंट है कि इस फॉर्मूले में आधार बनाया गया किसको? तो उपभोग व्यय को। उपभोग व्यय को वो आधार बनाया गया, इसी से मापदंड नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के आंकड़े के लिए गए क्या चीज़? उपभोग व्यय को लिए गए। अगला पॉइंट है कि वह व्यक्ति ग्रामीण या शहरी गरीब नहीं है जो प्रतिदिन प्राप्त नहीं कर सकता। क्या चीज़? तो 2250 कैलोरी भोजन 2250 कैलोरी भोजन प्रतिदिन वो नहीं ले सकते, यानी निर्धन में आएंगे तो ग्रामीण एवं शहरी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस फॉर्मूले में आकलन का आधार वर्ष था। कब? तो आकलन किया गया था 1960 से 61 वर्ष में। 1960 में या 61 वर्ष वहीं दिया गया है, उसी में आपको प्रस्तुत कर बताया गया था आकलन। अगला पॉइंट है दूसरा, वाई के अलग फार्मूला। वाई के अलग फार्मूला। ये पॉइंट क्या कहता है? योजना आयोग के निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए एक कार्यदल का गठन नहीं किया। कब? तो 1979 ईस्वी में किया गया था। किसका? तो वाई के अलग फार्मूला को। ठीक है। अगला पॉइंट को देखिए। उपयुक्त कार्यदल के अध्यक्ष नहीं थे। उपयुक्त कार्यदल के अध्यक्ष थे कौन? तो वाई के अलग। अगला पॉइंट है कि इस कार्यदल के कैलोरी माप को अलग अलग कर दिया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कर दिए गए। अगला पॉइंट है, शहरी क्षेत्र में वे व्यक्ति गरीब हैं जो प्रतिदिन उपभोग नहीं कर सकते। कितने? तो 2400 कैलोरी। बिल्कुल 2400 कैलोरी ये नहीं आप लोग उपयोग नहीं कर सकते, नहीं उपभोग कर सकते। वो क्या कहलाते हैं? तो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी। अगला है कि इस फॉर्मूले में आकलन का आधार वर्ष था। कितने वर्ष? तो ये 1973 से 74 वर्ष ये आकलन था, उसी समय आकलन किया गया था। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ये लकड़ा वाला फार्मूला। लकड़ा वाला फार्मूला कौन है? तो इसको देखिए। योजना आयोग ने लकड़ा वाला समिति का गठन किया। कब? तो 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में उपयुक्त समिति के अध्यक्ष थे तो प्रो डी
टी लकड़ वाला, प्रो डी टी लकड़ वाला ये अध्यक्ष थे। अगला नहीं पॉइंट है कि लकड़ वाला ये समिति ने की रिपोर्ट ने आई कब, तो 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, आकलन नहीं किया गया था। अगला नहीं पॉइंट है कि लकड़ा वाला समिति ने निर्धनता, क्या है, निर्धनता कि आकलन के लिए आधार नहीं बनाया, किसको, तो मूल्य स्तर को। किसको बनाया था, तो मूल्य स्तर को बनाया था। अगला पॉइंट है कि अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित नहीं की गई, किसको, तो अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा तैयार नहीं किया गया था। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार देश में कुल निर्धनता रेखा कितनी है, तो 35 है। 35 निर्धनता रेखा है, क्योंकि 35 राज्य उस समय थे, तो 35 राज्य तो नहीं थे, इसलिए अलग अलग निर्धारित नहीं किया गया था। 28 ही राज्य थे। ठीक है, भारत में। अगला नहीं पॉइंट कहता है चौथा कि सुरेश तेंदुलकर फार्मूला। सुरेश तेंदुलकर फार्मूला किसको कहते हैं, योजना आयोग, क्या है, योजना आयोग की सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। 2004 में ये तैयार नहीं किया गया था। कौन, तो सुरेश तेंदुलकर ये फार्मूला। सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की, कब, तो वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में तैयार नहीं की गई थी। अगला नहीं पॉइंट है कि निर्धनता रेखा निर्धारण का आधार है। निर्धनता रेखा निर्धारण का आधार है क्या चीज़ का, तो पहला, ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण में उपभोग में लाए गए भोजन के अलावा निम्न शीर्षकों को भी शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन है, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है बुनियादी संरचना, चौथा है महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुँच, पाँचवा है स्वच्छ वातावरण, सही तरह से रह सकते हैं, वातावरण ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए उपयोग इन्हें किया, किसको, तो जीवन निर्वाह सूचकांक को। जीवन निर्वाह सूचकांक को ये उपयोग में लाया, यह आकलन इसी के वजह से किया। अगला पॉइंट है कि जीवन निर्वाह सूचकांक आधारित है किसकी, तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर ये सूचकांक आधारित रहती है। कौन, तो जीवन निर्वाह। अगला पॉइंट है ये सी, 5 नंबर, सी रंगाजन फार्मूला। सी रंगा, क्या है, रंग राजन, ध्यान से देखिएगा, सी रंगराजन फार्मूला। सी रंगराजन फार्मूला के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। पहला देखिए, संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के गरीबी की निर्धारण का आधार है, क्या है, तो उपभोग का पोषण मूल्य। उपभोग का पोषण मूल्य ये आधारित है, यानी निर्धारित किया गया है। उपभोग का पोषण मूल्य निर्धारित होता है किससे, तो कैलोरी मूल्य पर। कितना कैलोरी मेरे पास रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा। अगला हम लोग देखने वाले हैं अगला पॉइंट है कि योजना आयोग ने सी रंगराजन समिति का गठन कब नहीं किया, तो 2012 में। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी LDC में पूछा है 2020 में। ठीक है, क्या कह रहा है कि योजना आयोग ने सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था, तो 2012 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है कि सी रंगराजन समिति ने रिपोर्ट पेश नहीं की, कब, तो 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में पेश नहीं किया गया था, जबकि सी रंगराजन समिति ने नकार दिया, कब, तो सुरेश तेंदुलकर के फार्मूले को। सुरेश तेंदुलकर फार्मूले जैसे आया था
तो इसको रंगराजन समिति वो तुरंत उसको इनकार कर दिया, यानी हटा दिया कि इसको नहीं मानेंगे, रद्द कर दिया गया। रंगराजन समिति ने गरीबी के आकलन का आधार बनाया किसको, तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को, कि कितने पैसे कमाते हैं मासिक के रूप में, कौन, तो वो किसके आधार पर, तो ये रंगराजन समिति के आधार पर आकलन कर कर बताया कि प्रति माह कितने मासिक महीना कमा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस फॉर्मूले से वे ग्रामीण गरीब हैं जो प्रति माह उपभोग नहीं कर सकते हैं, क्या, तो ये 972 रुपये, 972 रुपये नहीं कमा सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा को निर्धारित करने का पहला प्रयास योजना जो आयोग ने 1962 ईस्वी में किया था। ये पहला निर्धनता का आकलन जब नहीं किया गया था, कब, तो 1962 में ही बता दिया गया था उसी समय। ठीक है, अगला नहीं पॉइंट है कि वे शहरी गरीब हैं, वे शहरी गरीब हैं जो प्रति माह उपभोग नहीं कर सकते, कितने, तो 1407 रुपये। ये गरीब लोग इतना, शहर के लोग इतना रुपए नहीं प्राप्त कर सकते थे, ये आकलन बताए थे रंगराजन समिति। अगला नहीं पॉइंट है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण वर्ष 1971 से हो रहा था, कितने से, तो 1971 ईस्वी से ही हो रहा था। तो कौन, तो दांडेकर रत्न फार्मूला, दांडेकर रत्न फार्मूला से ही निर्धारित नहीं किया गया था। ठीक है, अगला है लकड़ावाला फार्मूले को सामान्यतः प्रदान नहीं की गई, कब, तो 1997 ईस्वी में, कब, 1997 ईस्वी में। अगला है कि भारत में निर्धनता रेखा के नीचे की ओर जनसंख्या लकड़वाला फार्मूले हैं, कितने, तो 21.8%, 21.8%। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक निर्धनता प्रतिशत आबादी वाला राज्य है लकड़ावाला फार्मूला, कब, तो ये उड़ीसा के, कितने प्रतिशत, तो 46.4%, 46.4%। अगला पॉइंट है कि निरपेक्ष जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक निर्धनता आबादी वाला राज्य लकड़ावाला फार्मूला है, कौन है भाई, तो उत्तर प्रदेश है, कौन, तो उत्तर प्रदेश, कितना, तो 7.37 करोड़, 7.37 करोड़। अगला नी पॉइंट है कि भारत में निर्धनता रेखा के नीचे निवास नहीं करने वाली आबादी सुरेश तेंदुलकर फार्मूला है, कितने प्रतिशत, तो 21.9%, कब, तो 2011 से 12 ईस्वी में 21.9%। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक निर्धनता प्रतिशत वाला राज्य है सुरेश तेंदुलकर ये फार्मूला, तो बिहार में सबसे क्या है, तो ये निर्धनता है, कितने प्रतिशत, तो ये 53.3%। बेरोजगारी बिहार में सबसे अधिक है, यानी निर्धन किसके अनुसार, तो सुरेश तेंदुलकर फार्मूला के अनुसार ये 53.3% जो बिहार में ये क्या है, निर्धन लोग हैं, निर्धनता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि भारत में निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या सी रंगराजन फार्मूला के अनुसार कितनी है, तो ये 29.5% हैं, किसके, तो सी रंगराजन समिति के अनुसार। ठीक है, अगला नी पॉइंट नहीं कहता है कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, ये पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के अनुसार क्या कह रहा है, पॉइंट 1 कि भारतीय गांवों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष कब नहीं किया गया था, तो 1952 ईस्वी में की गई। ठीक है, क्या कहा है, भारतीय गांवों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की गई थी। अगला नी पॉइंट है कि सामुदायिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्देश्य से लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी की विकास परिषद, जिसको
कापार्ट की स्थापना नहीं की गई। कब? तो 1986 ईस्वी में। कब? तो 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। स्थापित ये कापार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है। अगला नहीं क्वेश्चन है, कापार्ट की 9 प्रादेशिक समितियां भी कार्यरत हैं। कितने समिति? तो 9 समिति कार्यरत हैं। ठीक है। अगला हम लोग चैप्टर, ये 4 नंबर चैप्टर जो पढ़ेंगे, कौन चैप्टर है? तो गरीबी एवं बेरोजगारी निवारक कार्यक्रम। बेरोजगारी के बारे में हम लोग जान लिए, लेकिन गरीबी एवं बेरोजगारी निवारक कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, जो चौथा चैप्टर होगा। आज का चैप्टर हमारा 3 नंबर ये समाप्त नहीं हो गया। ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।